हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे उसमें एक टॉपिक हमारा रहता था रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन, देन डैश करके आपके सिलेबस में मेंशन है कि सेंटर का और स्टेट का क्या रोल रहेगा जब हम एजुकेशन को फाइनेंस करने की बात आएगी। ठीक है, फाइनेंसिंग एजुकेशन भी अपने आप में एक टॉपिक निकल के आता है जिसमें हम एजुकेशन को कैसे कैसे फाइनेंसेस जो है वो प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं उनकी बात करते हैं, जो कि अल्टीमेटली स्टेट और सेंटर की तरफ से ही फाइनेंस की जाती है एजुकेशन। ठीक है, मोस्टली एनजीओज या वो और भी बहुत अपने लेवल पे वॉलंटरीली जो है वो करते हैं एजुकेशन को फाइनेंस, उनके अपने स्कूल्स भी होते हैं बहुत जगह पे, बट स्टिल मेजरली हम स्टेट और सेंटर को ही जो है जिम्मेदार ठहराते हैं कि वो फाइनेंस करें एजुकेशन को। फाइनेंसिंग के दौरान क्या क्या प्रिंसिपल रहने चाहिए या प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी एजुकेशन को फाइनेंस करने में, सो इन्हीं टॉपिक्स को आज जो है डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें। देखिए, जब भी रिसोर्स की बात आएगी ना तो रिसोर्स तो हमें जनरेट करने पड़ेंगे या उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा, राइट। तो रिसोर्स जनरेशन में अगर हम देखें तो दो रिसोर्स होंगे, या तो ह्यूमन रिसोर्स है या नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं वो चीज आ गई। सो एजुकेशन जो है कंट्री में अलग अलग लेवल्स पे प्रोवाइड की जाती है, जैसे प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक, और उसमें भी जनरल एजुकेशन, लिबरल, वोकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल, अलग अलग तरीके की एजुकेशन रहती है। यानी ठीक है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल कई चीजें हो जाती हैं। और ये जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस मोड, अलग अलग तरीके के मोड भी होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट मोड्स पे प्रोवाइड करवाने के लिए हमें वैरायटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कहां से आएगा? वो ह्यूमन रिसोर्स दो तरीके का हो सकता है, टीचिंग और नॉन टीचिंग। एक तो जो आपको पढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं जैसे टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग में एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आ गया, या फिर जो स्वीपिंग स्टाफ होता है, जो क्लीनिंग स्टाफ होता है वो भी नॉन टीचिंग में आ गया। क्लरिकल स्टाफ जो है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ही बोल देते हैं वो भी आ गया। सो टीचिंग, नॉन टीचिंग में ह्यूमन रिसोर्स कंप्लीटली इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट क्या होता है? क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी। मतलब अगर ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होगी। और ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी किस लेवल पे? अगर टीचर्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स अच्छा हो गया और फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, सो क्वालिटी, जब हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना चाह रहे हैं तो वो क्वालिटी ऑफ टीचर्स बहुत मैटर करती है। और जो टीचर्स को डेवलप करना मतलब टीचर्स को बनाना या जनरेट करना, तो ह्यूमन रिसोर्स को जनरेट करना एक लेंथी प्रोसेस हो गया। मतलब पहले जो है एक बच्चा होना चाहिए जो जिसने पहले 12th तक पास की हो, फिर उसने बैचलर्स की हो, बैचलर्स के बाद उसने मास्टर्स की हो, बीएड की हो, तब जाके एक अच्छा क्वालिटेटिव टीचर हम बना पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे, राइट। सो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, यानी फंक्शनल, मतलब इसको फंक्शनल करने के लिए हमें कई साल लग गए एक टीचर बनाने के लिए, राइट। तो अब टीचर्स की सप्लाई को हम कैसे इंक्रीज करेंगे? अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि एक तो ये था कि हम जो है जनरेट करें, और दूसरा ऑप्शन बचता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक है, मतलब जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए। ठीक है, उनके नंबर को इंप्रूव किया जाए, ज्यादा टीचर्स जो है वो होने चाहिए। सो टीचर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो बेटर तरीके से जो है अलग अलग मेथड से क्लासेस को पढ़ा पाएं। ठीक है, हम इनको और तरीके से हम इनकी जो एफिशिएंसी है उनको इंक्रीज कर सकते हैं कि कैसे वो प्रिंटेड मटेरियल या ऑडियो विजुअल मीडिया यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहां पर लाई कर गई। अब जो हम जनरेट करने की बात कर रहे थे कि हम ऑलरेडी जो टीचर एग्जिस्ट करते हैं उनको बेटर ट्रेनिंग देंगे, और उसी ट्रेनिंग के तहत हम इन सर्विस या जो है प्री सर्विस उन ट्रेनिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, अब टीचर और क्या रास्ता हो सकता है? और हो सकता है कि हम टीचर्स की सप्लाई को इंक्रीज करें थ्रू मोबिलाइजेशन या फिर यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स। इसका क्या मतलब है? यानी कम्युनिटी में ऑलरेडी कुछ एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होंगे, या आर्मी पर्सनल्स होंगे, टीचर्स होंगे रिटायर्ड, या डॉक्टर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ जो पढ़ा लिखा तो है लेकिन जॉब नहीं मिली है उसको। ठीक है, हाउसवाइफ्स भी होंगी जो एजुकेटेड हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि वॉलंटियरली टीचिंग के असाइनमेंट्स लेना चाहते हैं।
ठीक है। सो ये वॉलंटियरली यूजुअली एनजीओज के तहत होते हैं। जैसे एक एनजीओ है पाठशाला, जिसमें अगर आपने कभी मेरा ब्लॉग चैनल देखा हो, सो मुंबई में जो मैम है रीना मैम, वो उस एक पाठशाला एनजीओ में पढ़ाते हैं वॉलंटियरली, क्योंकि वो ऑब्वियसली पढ़े लिखे हैं। सो अब वो वहां पे उनको इतना जरूरत नहीं है पैसे की कि वो बिल्कुल पैसे के लिए ही पढ़ाएं। सो वो क्या करते हैं एनजीओ में स्पेसिफिकली, और एनजीओ वहां पे भी गरीब बच्चों को या जो नीडी बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। सो एक बेटर एजुकेशन उनको मिल रही है। तो हमने क्या कर दिया, जो टीचर्स की कमी थी वो हमने रिसोर्स को मोबिलाइज कर दिया। यानी ये भी तो रिसोर्स ही थे एक तरीके से। जो रिटायर्ड टीचर्स थे या जो एजुकेटेड हाउसवाइफ्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो गए अब एनजीओ में, या आप उन एनजीओ के थ्रू आप जो है अपने स्कूल्स में भी अपॉइंट करवा सकते हैं इनको, राइट। सो ये भी एक तरीका हो गया कि आप टीचर्स की सप्लाई या मोबिलाइजेशन कर दें कम्युनिटी रिसोर्सेज की हेल्प से, राइट। टीचर्स की शॉर्टेज कई बार कुछ एक सर्टेन सब्जेक्ट्स में देखने को मिलती है, जैसे साइंस या मैथ्स स्पेसिफिकली अगर हम बात करें। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम रिक्रूट कर सकते हैं लोगों को जो जिनके पास शायद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ना हो। जैसे मान लो बीएड नहीं है लेकिन एमएससी तो है, बीएससी तो है। सो उसके बेसिस पे वो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए पढ़ा तो पाएंगे वहां पे, तो हम उनको भी रिक्रूट कर सकते हैं अगर हमारे पास टीचर्स की शॉर्टेज है तो, ठीक है। और कैसे जनरेट कर सकते हैं, जैसे हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो वहां पे भी कई बार टीचर्स की शॉर्टेज होती है। सो हम कई बार पार्ट टाइम बेसिस पे या गेस्ट टीचर जिनको बोल देते हैं, गेस्ट लेक्चरर, जिनको हम आर्ली बेसिस पे करेंगे, या एडहॉक टीचर्स किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं। सो वो अल्टीमेटली बात आ जाती है कि नियत होनी चाहिए यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की कि उसको टीचर्स लेके आनी है, कैसे टीचर्स की शॉर्टेज को कंप्लीट किया जाए। सो वो अलग अलग तरीके हमने बता दिए हैं कि कैसे हम जनरेट कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में टीचर्स के जो हमारे ह्यूमन के अलावा बाकी जो चीजें बच गई, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या फिर फाइनेंशियल लेवल पे रिसोर्सेज हो, वो सारे के सारे नॉन ह्यूमन में आ जाएंगे, ठीक है। फिजिकल में क्या क्या आ जाएंगे, फिक्स्ड जो कैपिटल्स है जैसे लैंड, बिल्डिंग जिसपे स्कूल या कॉलेज बनेगा, लाइब्रेरीज या जो फैसिलिटीज हैं, लेबोरेटरीज हैं, वो सारी चीजें। मूवेबल कैपिटल जिसमें हम फर्नीचर, इक्विपमेंट जो मूव कर सकता है वहां से, वो चीजें, ठीक है। यूजुअली लैंड या फिर जो हमने कंस्ट्रक्ट किया उसके अलावा बाकी चीजें हम मूव कर सकते हैं, तो वो मूवेबल कैपिटल आ गई, वो भी फिजिकल रिसोर्स में आएगा। परमानेंट कैपिटल इंस्टॉलेशन जैसे फिटिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की आप फिटिंग करते हैं या कुछ फैन वगैरह की फिटिंग करते हैं, तो वो सारी चीजें परमानेंट हो गई, ठीक है। कंज्यूमेबल आइटम्स जैसे आप पावर को कंज्यूम करते हैं, वाटर कंज्यूम करते हैं, चौक वगैरह या डस्टर, स्टेशनरी का सामान, न्यूज़पेपर, मैगजीन, चार्ट्स, वो सारी की सारी चीजें कंज्यूम करने वाले आइटम्स आ गए। तो ये सारी की सारी चीजें फिजिकल रिसोर्स में शामिल की जाएंगी। फाइनेंशियल रिसोर्स में क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल रिसोर्स एक एक्चुअली ना तब तक इंपॉर्टेंट नहीं होगा जब तक ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स हमारे पास नहीं है। एक्चुअली फिजिकल रिसोर्स भी घूम फिर के फाइनेंशियल रिसोर्स पे डिपेंड करेगा, और ह्यूमन रिसोर्स में भी हमें सैलरी चाहिए होगी। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ये तीनों रिसोर्सेज एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मेजर रोल होता है ह्यूमन या फिजिकल रिसोर्स को मोबिलाइज करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह चीजें शिफ्ट करने के लिए। टीचर्स को अगर हम एडहॉक बेसिस पे लगा रहे हैं, गेस्ट टीचर्स लगा रहे हैं, तो सैलरी तो उनको भी देनी पड़ेगी। वो कैसे देंगे, वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया एक तरीके से। तो उनको साथ लाके एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, मतलब किसको साथ लाके, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स को साथ में लाके जब हम एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं तो एक मेजर रोल आ जाता है फाइनेंशियल रिसोर्स का। अब जब हम फाइनेंशियल रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आ गई कि एक एक्सपेंडिचर व्यू से और एक इनकम के व्यू से। सो अगर हम एक्सपेंडिचर के व्यू से देखें तो एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे हो रहा है, और अगर हम रेवेन्यू के या इनकम के बेसिस पे देखें तो किस सोर्स से हमें इनकम मिल रही है, यानी फाइनेंस कैसे हो रही है हमारी एजुकेशन, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर में तो रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर प्लान या नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कई बार नॉन प्लान्ड भी होता है कि मान लो आपकी बस खराब हो गई स्कूल की, या कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, आपको वो ठीक कराना है, आपने प्लान नहीं किया था कि वो खराब होगा ही, राइट। सो वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में चला गया। प्लान में क्या था कि आपने कोई स्कीम एप्लीकेबल की थी जिससे आपको बच्चों को स्कॉलरशिप देनी थी कि अच्छा ठीक है गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है, हम इसके तहत बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, इतना जो है वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर था, ठीक है जी। सो ये एक्सपेंडिचर, और फिर रिसोर्स की बात आ जाती है, यानी हमारी जो फाइनेंसिंग होगी वो कैसे होगी, उसके लिए फिर गवर्नमेंट का रोल आ जाता है हमारे पास।
चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। अगर स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास इनकम के ज्यादा सोर्सेज होते हैं। और अगर हम इनिशियली देखें, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो हमारी स्टेट लिस्ट है ना, यानी स्टेट की जिम्मेदारी होती है जिन सब्जेक्ट्स पे, उस स्टेट लिस्ट में हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट मेंशन था। यानी एजुकेशन में जो भी खर्चा होगा, जो भी चीजें ध्यान रखी जाएंगी, वो सारा काम स्टेट का होगा, ठीक है। बट एक पॉइंट के बाद ये रियलाइज किया गया कि एजुकेशन तो नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है ना, तो एजुकेशन सिर्फ स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, सेंटर की भी जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि नेशन के लिए जरूरी है चीजें। तो तब जाके सेंटर ने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ। कौन सा अमेंडमेंट था वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कई बार बता चुकी हूं। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत स्टेट लिस्ट से, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी एजुकेशन सब्जेक्ट, उस स्टेट लिस्ट से हमने उसको कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब जिम्मेदारी किसकी आ गई? सेंटर की भी आ गई, वो भी फाइनेंस करेंगे। तो सेंटर के पास ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होते हैं क्योंकि वो टैक्सेस लेते हैं या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां से रेवेन्यू सोर्सेज होता है, रेवेन्यू के सोर्सेज जो हैं वो। तो उसमें अगर हम देखें तो फाइनेंसिंग करने के लिए मेजर 3 रोल हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो नॉन प्लान या प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसको डिसाइड किया जाए, और पहले उसको जो है क्या किया जाए, हम जो हमारे कंट्रोल में है बेसिकली, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको उन एक्सपेंडिचर को मीट किया जाए पहले, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे यूनियन लिस्ट आ गई, सेंट्रल स्कूल्स आ गए, रीजनल कॉलेजेस आ गए एजुकेशन के, या फिर नेशनल स्कॉलरशिप आ गई। तो स्कॉलरशिप क्या है, ये सारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो हम पहले प्लान्ड और नॉन प्लान को मीट करने के लिए बजट एलोकेट करेंगे। फिर हम ग्रांट इन एड्स की बात करेंगे, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए सेंटर पैसा देगा, वो फाइनेंसिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो दूसरे नंबर पे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को जो है पैसे देंगे। जैसे 5 ईयर प्लान जो है वो सेंटर ही तो बना रहा था, तो सेंटर उस लेवल पे जो काम कर रहा है कि भाई 5 ईयर प्लान में एजुकेशन में ये हो जाना चाहिए, सो वो काम करने के लिए, एजुकेशन के लिए पैसा कौन देगा? वो सेंटर देगा, क्योंकि सेंटर ने वो पॉलिसी या वो चीज डिसाइड की है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट्स की एज सच कोई इंप्लीमेंटेशन में जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आ गई तो वो सेंटर ही हैंडल करेगा सारी चीजें, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रोल रहता नहीं है। सेंटर जो है वो स्टेट को इंप्लीमेंट करने के लिए बोल सकता है, उनकी हेल्प ले सकता है डेफिनेटली, बट एज सच जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी सेंटर ने स्पॉन्सर कर दिया उसको, सो वो क्या हो गई हमारी, सेंटर के ऊपर से ही फाइनेंसिंग सारी उसकी आएगी। एग्जांपल देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के, तो मोस्ट यानी मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स पढ़ा हुआ है हमने। सेकेंडरी टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है, जो SCRTs हैं उनको सेटअप करना है या डाइट सेटअप करना है। तो ये सारी चीजें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी, सेंटर ने बोला था ये सारी चीजें कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंस कौन करेगा? सेंटर करेगा, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रली असिस्टेड स्कीम्स को भी असिस्ट करती है, यानी असिस्टेड मतलब स्टेट का भी उसके अंदर स्टेट का प्लान था, बट स्टेट ने देखा कि भाई हाँ इसमें सेंटर भी शायद हेल्प कर सकता है, तो उन्होंने प्रपोजल भेजता है वो सेंटर के पास। सेंटर इंटरेस्टेड होता है कि हाँ ये स्कीम अच्छी है, तो इसको स्पीडी मतलब तरीके से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, यानी जल्दी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए एक्स्ट्रा फंड या थोड़ी असिस्टेंस जो है वो सेंटर भी देता है, तो वो भी सेंटर की तरफ से फाइनेंस हो गई हमारी एजुकेशन, ठीक है। अगर स्टेट की बात करें तो जब तक ये और हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन नहीं आया था तब तक तो सारा खर्चा, सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट ही उठा रही थी। तो यानी जो भी फाइनेंस होगा, जो भी पॉलिसी होगी, एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, वो सारा काम स्टेट गवर्नमेंट्स का था, राइट। लेकिन जैसे ही कॉन्करेंट लिस्ट में आया तो वही सेम प्रोसीजर रहेगा जो सेंट्रल लेवल पे पड़ा है, यहाँ पे स्टेट लेवल पे भी स्टेट की पॉलिसीज होंगी, स्टेट के प्लान्स होंगे, ठीक है। स्टेट जो वो होता है ना एक्सपेंडिचर जो डिसाइड कर रहा है, चाहे वो प्लान्ड है या नॉन प्लान्ड है, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे स्टेट भी स्पॉन्सर करेगा। जैसे मान लो मिड डे मील की स्कीम है या कोई और स्कीम है, तो उस स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये स्टेट का भी तो काम होगा ना। तो क्योंकि अब पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि दोनों मिलके, सेंटर और स्टेट मिलके जो है वो एजुकेशन की क्वालिटी को बेटर करने की कोशिश करेंगी। पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन होता था हमारा 2014 से पहले। तो वो प्लानिंग कमीशन के तहत रिसोर्सेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचते थे,
देंगे, ठीक है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन को एलोकेट कर देगी, वो उसके बताए अकॉर्डिंग, सजेशंस के अकॉर्डिंग, और प्लानिंग कमीशन फर्दर जो है फिर वो फाइनेंस कमीशन को आगे फंड्स प्रोवाइड करेगा। सो वो फंडिंग जो है वो एक मतलब अब प्लानिंग कमीशन नहीं है तो नीति आयोग हो गया। सो वो नाम चेंज होते रहते हैं एजेंसीज के, बट अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्ट करती है मोस्टली चीजों में, या स्पेसिफिकली एजुकेशन में, किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब जब हम फाइनेंस कर रहे हैं तो उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे फाइनेंसिंग के? तो जब आप एजुकेशन को फाइनेंस करें तो ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे आप एलोकेट कर रहे हो फंड्स या फिर स्टेट लेवल पे आप किसी पर्टिकुलर चीज को एलोकेट कर रहे हो। सो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ऑलरेडी स्कूल्स अच्छे हैं, आप उस स्कूल को और ज्यादा एलोकेट कर रहे हैं पैसे, और जहां पे जरूरत है रिमोट एरियाज में वहां पे आप फंड्स जो है वो नहीं दे रहे हैं। सो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है, इक्विटी की जरूरत है, जहां जितनी जरूरत है उतना दिया जाए। ऐसा वही जो एग्जांपल मैंने अभी दिया कि रिमोट एरियाज में तो पहुंचे ही ना, सो वो इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी की भी बात नहीं करेंगे, हम इक्विटी की बात करेंगे कि जहां पे जितनी जरूरत है उस हिसाब से दिया जाए। इक्वालिटी में तो ये आ गया ना कि ये बड़ा स्कूल है चाहे ये छोटा स्कूल है, हमने दोनों को सेम फंड एलोकेट कर दिया, भले यहाँ 5000 बच्चे पढ़ रहे हो, यहाँ 500 बच्चे पढ़ रहे हो, सो वो डिफरेंस तो होगा ना। सो जितनी जिसको जरूरत है उस तरीके से इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जब भी फाइनेंसिंग की बात आएगी। अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की होनी चाहिए कि कौन अकाउंटेबल होगा वो फंड की जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्लस फर्दर जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वहां पर कौन जाके उसको संभालेगा, ठीक है। किसकी अकाउंटेबिलिटी है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि फंड कहां कहां इस्तेमाल किया गया। ओके, एडिक्वेसी और एफिशिएंसी जरूरी है जब भी फाइनेंसिंग की बात आएगी कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स जो हैं वो प्रॉपरली दिए जाएं, बिकॉज यूजुअली जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं सो रेवेन्यू हमें वहां से इतना जनरेट नहीं होता जितना हमें वहां पे लगाना पड़ता है। सो इसलिए कई बार नहीं भी दिया जाता। अब आप देख भी रहे होंगे इतनी सारी वैकेंसीज भी नहीं निकल रही हैं एजुकेशन के फील्ड में। सो वो एक चीज हो जाती है कि वो जो चीजें हैं उन्हीं में ही फंड्स में मैनेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर और टीचर्स रिक्रूट करेंगे तो उनकी सैलरी बढ़ जाएगी और भी स्कूल्स शायद आपको क्रिएट करने पड़ जाएं, राइट। बट अब क्या किया जा रहा है, जो छोटे स्कूल्स हैं जहां बच्चे कम हैं उनको बंद कर दिया गया है और उन्हीं बच्चों को बड़े स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है पास में ही कहीं पे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उन्हीं को अरेंज करने में लगे होते हैं कई बार। तो सो बाकी और चीजें कैसे होंगे जब हम, क्योंकि एक तरीके से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए बट हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की जब बात आती है तो वो एक तरीका होता है एक्चुअली फंड्स को रिड्यूस करने के लिए कि आप कैसे जो है आपके एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर सकते हैं। सो आप उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ भेजने लग जाते हैं, राइट। सो वो चीज यहाँ पे गड़बड़ है बट वो होनी नहीं चाहिए। एडिक्वेट और एफिशिएंट तरीके से चीजें होनी चाहिए जब हम फाइनेंस करेंगे एजुकेशन को। बट प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इनएडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं होते जितने बड़ा टास्क हमारे पास होता है। और दूसरा, जहां रिसोर्सेज होते हैं वहां पे हमारी इनएबिलिटी होती है कि हम उनको बेटर तरीके से जो है उनको यूज नहीं कर पाते, राइट। सो या तो है नहीं रिसोर्सेज बेटर तो इनएडिक्वेट हो गए रिसोर्सेज, और जहां हैं जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको हम इकोनॉमिकली या ऑप्टिमल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो हमारी गलती है, इनएबिलिटी है वो हमारी, ठीक है। सो जब रिसोर्सेज को ऑप्टिमली आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वहां पे वेस्टेज आपको देखने को मिलेगी। और वेस्टेज हमने पढ़ा था कि एजुकेशन पर स्टूडेंट कितना खर्चा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन पर स्टूडेंट। सो वो हमारी चीजें क्या है हमें बताएंगे कि कितनी वेस्टेज हम कर रहे हैं। सो वो प्रॉब्लम्स जो है हमें फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन के दौरान देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। सो फाइनेंस ओवरऑल इस टॉपिक में हमें इतना पता होना चाहिए कि हाँ कहां से फाइनेंसिंग आ सकते हैं, कि टैक्सेस जो हम भरते हैं वहां से गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे, ऑब्वियसली जो एलोकेट करेगी सरकार, तो वो पूरा का पूरा एक ढांचा सा स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, वहीं से फाइनेंसेस निकल के आते हैं एजुकेशन के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो। ऑल्दो हर एक चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और लिमिटेशन हमें देखने को मिलेगी। सो ये फाइनेंसेस ऑफ एजुकेशन जो है उसके साथ साथ आपका ये इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो गई है यूनिट। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग,
because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. आपको conceptual clarity होनी चाहिए because conceptual questions ही आपको इन topics से देखने को मिलेंगे. as such कुछ facts नहीं मांगे जाएंगे आपसे, आपका concept कितना clear है वो चीजें आपसे पूछी जाएंगी. ठीक है जी. So thank you so much for watching.